हम सीखेंगे टाइफाइड फीवर। तो शुरू करते हैं। टाइफाइड फीवर, इसको ही हम एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, बिकॉज साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, मेनली अफेक्ट ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है मेनली इंटेस्टाइन पे अफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में अफेक्ट करता है। और अफेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसी वजह से इसको एंटेरिक फीवर बोलते हैं। सो एंटेरिक फीवर इट इंक्लूड्स टाइफाइड फीवर एंड पैराटाइफाइड फीवर। एंटेरिक फीवर जो टर्म हमने बोला है, इसमें टाइफाइड फीवर एंड पैराटाइफाइड फीवर दोनों भी इंक्लूड होते हैं। टाइफाइड फीवर कॉज बाय साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफाइड फीवर कॉज बाय साल्मोनेला पैराटाइफी। इसमें तीन सीरोटाइप रहते हैं, सीरोटाइप ए, बी और सी। ओके, पैराटाइफाइड फीवर जो रहता है वो माइल्ड फॉर्म में रहता है, बट टाइफाइड फीवर ये हाई ग्रेड फीवर में रहता है और कॉम्प्लिकेशन भी इसके ज्यादा रहते हैं। इट इज ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट में मेनली क्या है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से ये स्प्रेड होता है। ओवर क्राउडिंग एंड पुअर सैनिटेशन इसके रिस्क फैक्टर है। एंटेरिक फीवर इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ फीवर लास्टिंग फॉर मोर देन 7 days इन क्लिनिकल प्रैक्टिस इन इंडिया। एंटेरिक फीवर का पेशेंट हम कैसे पहचान सकते हैं, इसमें क्या होता है, फीवर अगर मोर देन 7 days अगर बच्चों में रहा और उसमें भी डायरिया रहा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहा, तो हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये बच्चे को टाइफाइड फीवर रह सकता है। ओके, फिर से एक बार देखेंगे। टाइफाइड फीवर, इसको ही हम क्या कहते हैं, एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर इट इंक्लूड्स टाइफाइड फीवर एंड पैराटाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर caused by salmonella typhi and paratyphoid fever caused by salmonella paratyphi, serotype A, B or C. It is transmitted by fecal route. Enteric fever is one of the commonest cause of fever lasting for more than 7 days in clinical practice in India. Okay, lack of proper hand washing, fecal route हम देखते हैं। lack of proper hand washing मतलब poor sanitation, and through poor hand washing क्या होता है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये दोनों भी एक साथ आएंगे। हैंड वॉश भी अच्छे से नहीं किया है बच्चे ने और कंटेमिनेटेड फूड और वाटर भी ले रहा है, तो क्या होगा, अगर ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर में अगर साल्मोनेला के बैक्टीरिया रहेंगे तो क्या होगा, ये बच्चा एनगल्फ करेगा और उसके बाद ये जो बैक्टीरिया है वो स्टमक में जाएगा। साल्मोनेला के बैक्टीरिया में एक मेनली एसिड टॉलरेंस जीन्स रहता है, वो जो गैस्ट्रिक एसिड बैरियर है उसको भी पास कर देता है। मतलब जो एसिड रहता है, एचसीएल रहता है, जो स्टमक में सीक्रेट होता है, वो ज्यादा हैम्पर नहीं कर पाता है साल्मोनेला को। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें एसिड टॉलरेंस जीन्स रहते हैं। ओके, एसिड टॉलरेंस जीन्स अलो फॉर सेफ पैसेज थ्रू द स्टमक। फ्रॉम स्टमक ये कहाँ पे जाता है, इंटेस्टाइन पे जाता है। इंटेस्टाइन पे जाते ही ये अटैक करता है। कहाँ पे अटैक करता है, पेयर्स पैचेस में अटैक करता है। इन्वेजन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइनल सेल। पेयर्स पैचेस क्या है, ये हम आगे देखेंगे। सो बैक्टीरिया क्या होता है, स्टमक में ज्यादा इन्फेक्ट नहीं करता है, स्टमक से ये कहाँ पे आता है, इंटेस्टाइन पे आता है। इंटेस्टाइन में आके ये इंटेस्टाइनल वॉल को इन्फेक्ट करता है। सो इंटेस्टाइनल वॉल का क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। उसी वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड डायरिया, ये सब सिम्टम्स हमको दिखेंगे। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रिजल्ट इन डायरिया, कैन स्प्रेड टू लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो टू कॉज सिस्टमिक डिसीज। क्या क्या है इसमें, हम ये सिम्टम्स में दिखेंगे, तो क्लियर है। अभी हम देखेंगे इटियोपैथोजेनेसिस। एसेंटेरिका टाइफी पैराटाइफी इज अ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है ये कैसा है, ग्राम निगेटिव टाइप बैक्टीरिया है। उसमें टाइफी और पैराटाइफी भी इंक्लूडेड है। ओके, इन्फेक्टिव डोज ऑफ बैसिलस वेरीज फ्रॉम 10:3 to 10:6 ऑर्गेनिज्म, मतलब 1000 to 10 लाख ऑर्गेनिज्म का डोज हमको लगेगा किसी भी पेशेंट को, ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के लिए। ओके, infective dose of bacillus varies from 10:3 to 10:6 organism. The organism must survive the gastric barrier to reach the small intestine.
ये ऑर्गेनिज्म क्या है, ये सर्वाइव होना चाहिए। ये सर्वाइव कैसे होता है, एसिड टॉलरेंस जीन्स की वजह से। ओके, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया सर्वाइव हो जाते हैं। द ऑर्गेनिज्म मस्ट सर्वाइव द गैस्ट्रिक बैरियर टू रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन। द कंडीशन विच रिड्यूस द गैस्ट्रिक एसिडिटी such as antacid, H2 receptor blocker and proton pump inhibitor। H2 receptor blocker में क्या क्या आएगा, और रेनिटिडिन आएगा, जैसे कि हम रेंटेक्स जिंटेक टैबलेट बोलते हैं। और प्रोटॉन पंप इनिबिटर उसमें क्या आएगा, ओमेप्रेजोल लेंसोप्रेजोल। ये क्या करते हैं, एसिड लेवल स्टमक का कम कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है उसका डोज हमको कम लगेगा इन्फेक्ट करने के लिए। ओके, condition which reduce gastric acidity such as antacid, H2 receptor blocker and proton pump inhibitor reduce the infective dose of bacteria. Okay, organism reach to the small intestine. Organism penetrate the mucosa and infect the lymphoid follicle। स्टमक से क्या होता है, ये बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट द म्यूकोजा एंड इन्फेक्ट लिम्फाइड फॉलिकल। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोजा है, ये ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट करते हैं। ओके, देन ड्रेन टू द मेसेंट्रिक नोड्स लीवर एंड स्प्लीन, मल्टीप्लाइज इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ओके, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम क्या रहते हैं, ये मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस से बनती है। इसका काम क्या है, मेनली मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस का, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को एनगल्फ करते हैं। ओके, और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन है, मेसेंट्रिक नोड्स, लीवर एंड स्प्लीन। इसमें क्या होता है, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस ने बैक्टीरिया को इनगल्फ करने के बाद क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो मैक्रोफेजेस में मल्टीप्लाई होते हैं। कोई भी अगर बैक्टीरिया आ गया बॉडी में, उसका मेन फंक्शन क्या रहता है, वो खुद को मल्टीप्लाई करता है। ओके, प्रोलिफरेशन होते हैं बैक्टीरिया का। वो कहाँ पे होता है, ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज। ये 7 to 14 डेज में ये खुद को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहाँ पे कर देते हैं, मेसेंट्रिक नोड्स, लीवर एंड स्प्लीन में। ओके, देन आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड स्प्लिट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद क्या होता है, ये जो मल्टीप्लाई हो गए हैं जो बैक्टीरिया, वो कहाँ पे जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। डिसमिनेटेड स्पेशली टू द लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, गॉल ब्लैडर एंड पेयर पैचेस ऑफ टर्मिनल इलियम। ये पेयर पैचेस क्या है, ये लिम्फेटिक सेल्स है, आर एग्रीगेटेड एंड फ्रॉम अ बंडल और पैच। ये जो लिम्फेटिक सेल है, पेयर पैचेस क्या है, लिम्फेटिक सेल्स है जो बंडल और पैच में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पेयर पैचेस रहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स रहते हैं। पहला पहला डिओडिनम, जेजुनम एंड थर्ड पार्ट जो है इलियम रहता है। और ये इलियम में पेयर पैचेस रहते हैं। ओके, ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एंटेरिक फीवर। पहले क्या देखा हमने, स्टमक से ऑर्गेनिज्म कहाँ पे आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑर्गेनिज्म रीच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट द म्यूकोजा एंड इन्फेक्ट लिम्फोइड फॉलिकल। ये ऑर्गेनिज्म स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजा को पेनिट्रेट करते हैं एंड लिम्फोइड फॉलिकल को इन्फेक्ट करते हैं, एंड ड्रेन टू द मेसेंट्रिक नोड, लीवर एंड स्प्लीन, मल्टीप्लाइज इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ये जो माइक्रोफेजेस रहते हैं वो इस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से बैक्टीरिया क्या होता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में मल्टीप्लाई होता है। कितने दिनों में, इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज। ओके, आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड स्पिल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं एंड स्प्रेड कहाँ पे होते हैं, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, गॉल ब्लैडर एंड पेयर पैचेस ऑफ टर्मिनल इलियम। एंड देन ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एंटेरिक फीवर। स्प्रेड होने के बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमको पेशेंट में दिखाई देती है। ओके, क्लियर है। इंजेक्शन of S. typhi, then GIT, mesenteric lymph node, then reticuloendothelial system, liver, spleen, gallbladder, पेयर्स पैचेस में भी जाते हैं
एंड देन ब्लड, एंड क्या होता है, सिम्टम्स दिखाई देते हैं, फीवर, नोजिया, एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया। अभी हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। द हॉलमार्क ऑफ एंटेरिक फीवर स्टार्ट एज अ लो ग्रेड फीवर। इसमें लो ग्रेड फीवर से स्टार्ट होता है और स्टेप वाइज इंक्रीज होके ये पीक पे कहाँ पे जाता है, 103 टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक। ओके, यहाँ पे स्टेप लैडर फीवर, ये हमें ध्यान में रखना है, ये इसका हॉलमार्क है। ओके, द हॉलमार्क ऑफ एंटेरिक फीवर स्टार्ट एज लो ग्रेड फीवर, देन स्टेप वाइज इंक्रीज एंड पीक टू द 103 टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक। द मलेज, मलेज यानी क्या, जनरलाइज डिस्कम्फर्ट रहता है, डल हेडेक, anorexia, nausea, poorly localized abdominal discomfort, and mild cough. Maybe the diarrhea and constipation in children is rare. बच्चों में डायरिया ज्यादा दिखाई देता है एंड कॉन्स्टिपेशन रेयर रहता है। कॉन्स्टिपेशन मेनली अडल्ट में दिखाई देता है। ओके, सिम्टम्स एंड साइन ऑफ टाइफाइड फीवर, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, हेडेक, nausea, abdominal pain, discomfort, loss of appetite, relative bradycardia, रैश ऑफ फ्लैट रोज कलर स्पॉट। ओके, ये रैश, ये जो रोज स्पॉट है ये मेनली दिखाई देते हैं, ये मेनली ट्रंक पे दिखाई देते हैं, चेस्ट एंड बैक पे, एंड हाई ग्रेड कंटिन्यूस फीवर ऑफ 38 डिग्री सेल्सियस। ओके, मेनली हमें टाइफाइड में साइन सिम्टम्स में क्या याद रखना है, मेनली हमें ये याद रखना है कि इसका स्टेप वाइज इंक्रीज फीवर है एंड डायरिया है। ओके, और साइंस में हमें क्या याद रखना है, फिजिकल फाइंडिंग्स, उसको ही साइंस बोलेंगे। कोटेड टंग, बच्चों में कोटेड टंग दिखाई देगी हमको, व्हाइट कोटिंग ऑन टंग, रोज स्पॉट, ये रैशेस दिखाई देंगे मेनली ऑन टंग। टूमिड एब्डोमेन, टूमिड एब्डोमेन यानी क्या, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंफ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन। ओके, इसी वजह से टूमिड एब्डोमेन दिखता है हमको। एंड हिपेटोस्प्लीनोमेगाली, जो बैक्टीरिया रहेगा वो कहाँ पे अफेक्ट करता है, लीवर एंड स्प्लीन में, इसकी वजह से क्या होता है, इसका स्वेलिंग होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, इसी वजह से हिपेटोस्प्लीनोमेगाली हमें पेशेंट में दिखाई देता है। तो फिजिकल फाइंडिंग में कोटेड टंग, रोज स्पॉट, टूमिड एब्डोमेन एंड हिपेटोस्प्लीनोमेगाली। Infant and young children may have diarrhea as a predominant manifestation or a short-lasting, undifferentiated febrile illness. Okay, infant and young children में हमें क्या दिखेगा, मेनली डायरिया दिखेगा एज अ predominant manifestation and short-lasting, undifferentiated febrile illness. Okay, now complication। कॉमनेस्ट इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन क्या है, ब्लीडिंग और परफोरेशन ऑन सेकंड और थर्ड वीक ऑफ इलनेस। सेकंड और थर्ड वीक में कॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड फीवर होना शुरू हो जाता है। अगर 2 हफ्तों में हमने अच्छे से केयर नहीं करी, एंटीबायोटिक प्रॉपर चालू नहीं किए, तो टाइफाइड कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाता है। तो उसमें कॉमनेस्ट इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन क्या है, ब्लीडिंग और परफोरेशन ऑन सेकंड और थर्ड वीक ऑफ इलनेस, मोस्टली इन अडल्ट बट लेस फ्रीक्वेंटली इन चिल्ड्रन। अडल्ट में ये ज्यादा दिखाई देता है और चिल्ड्रंस में कम दिखाई देता है। ब्लीडिंग इज ड्यू टू इरोजन ऑफ नेक्रोटिक पेयर पैचेस। हमने पेयर पैचेस देखे, ये क्या है, लिम्फेटिक सेल्स है जो एग्रीगेट और इन बंडल एंड पैच फॉर्म में रहते हैं इंटेस्टाइन में। ओके, ये एंटीजन क्या होता है, पेयर पैचेस में मल्टीप्लाई होता है, उसको परफोरेट कर देता है, इसी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। ओके, bleeding is due to erosion of necrotic pair patches. Perforation manifest into acute abdomen. Perforation की वजह से क्या होता है, acute abdomen। acute abdomen यानी क्या, पेट में बहुत दर्द होता है बच्चे के। ओके, इसको acute abdomen बोलते हैं। with high mortality unless appropriately treated। परफोरेशन के कारण मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा बढ़ जाता है अगर अच्छे से उसको ट्रीट नहीं किया तो। ओके, कॉमनेस्ट इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन, ब्लीडिंग और परफोरेशन ऑन सेकंड और थर्ड वीक ऑफ इलनेस,
mostly in adult but less frequently in children. Bleeding is due to erosion of necrotic pair patches. Perforation manifests into acute abdomen with high mortality unless appropriately treated. कॉमनेस्ट इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन हमें याद में रखना है. कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफाइड, ये क्या, टाइफाइड में कॉम्प्लिकेशन, मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है? ब्लीडिंग एंड परफोरेशन थ्रू पेयर पैचेस, हमें ये याद में रखना है. ओके, नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन. न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन क्यों रहेंगे? ड्यू टू हाई ग्रेड फीवर. ओके, उसमें क्या है? फर्स्ट डेलीरियम. डेलीरियम यानी क्या? ड्यू टू हाई फीवर कंफ्यूजन एंड डिसोरिएंटेशन रहता है बच्चों में, उसको हम डेलीरियम कहते हैं. देन कोमा, ऑब्टुंडेशन. ऑब्टुंडेशन यानी क्या? रिड्यूस लेवल ऑफ अलर्टनेस और कॉन्शियसनेस. स्टूपर और शॉक. अदर कॉम्प्लिकेशंस, हिपेटिक एंड स्प्लेनिक अपसेस. हिपेटाइटिस, अगर बैक्टीरिया लीवर में गया तो क्या होगा? हिपेटाइटिस होगा. गॉल ब्लैडर में गया तो कोलेसिस्टाइटिस. निमोनिया, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, उसको ये हम डीआईसी बोलते हैं. एबनॉर्मल क्लॉटिंग इन ब्लड वेसल रहता है इसमें, डीआईसी में एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग होती है. कहाँ पे होती है? ब्लड वेसल्स में. उसको हम क्या कहेंगे? डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन. साइकोसिस, एटेक्सिया, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, इसको हम एटेक्सिया बोलते हैं. एंड मेनिंजाइटिस, इंफ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस. ओके, ये सब हमको कॉम्प्लिकेशन याद में रखने हैं. बट मेनली क्या याद में रखना है? ब्लीडिंग एंड परफोरेशन थ्रू पेयर्स पैचेस. ओके, अभी हम टाइफाइड का डायग्नोसिस कैसे करते हैं ये देखेंगे. ओके, डायग्नोसिस में पहले बात तो हम बच्चे को सिम्टम्स एंड साइंस में ही उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टाइफाइड का है या नहीं. फीवर अगर 7 डेज से ज्यादा रहेगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डायरिया, एनोरेक्सिया, हेडेक, ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे उसको. और साइंस में हमने क्या देखा था? टूमिड एब्डोमेन, रो स्पॉट, हिपेटोस्प्लिनोमेगेली, ये सब साइन सिम्टम्स पे हम पहले डायग्नोसिस कर सकते हैं. और बाद में हम क्या करेंगे? ब्लड टेस्ट करेंगे. उसमें पहला है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, उसको ही हम सीबीसी बोलते हैं. ओके, ल्यूकोसाइट. ल्यूकोसाइट यानी क्या? डब्ल्यूबीसी. वो कैसे रहते हैं? नॉर्मल टू लो काउंट वो डब्ल्यूबीसी का रहता है. अगर हम किसी भी टाइफाइड पेशेंट का सीबीसी करेंगे, उसमें ल्यूकोसाइट काउंट कैसा रह सकता है? नॉर्मल टू लो उसका डब्ल्यूबीसी काउंट रह सकता है. नॉर्मल कितना रहता है? 5000 टू 10,000 माइक्रोलीटर. ओके, देन इओसिनोपेनिया. इओसिनोपेनिया यानी क्या? रिड्यूस इओसिनोफिल काउंट. 1 to 6% इओसिनोफिल का नॉर्मल काउंट रहता है. अगर उससे अगर कम रहा तो हम बता सकते हैं इसको टाइफाइड रह सकता है. ओके, एंड न्यूट्रोफिलिक प्रीडोमिनेंस यानी क्या? न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज रहता है. 40 to 75% नॉर्मल रहता है न्यूट्रोफिल का काउंट. अगर उससे ज्यादा रहा, 75% से ज्यादा रहा, तो न्यूट्रोफिलिक प्रीडोमिनेंस बोलते हैं. ओके, एंड एनीमिया. एनीमिया यानी क्या? अगर हीमोग्लोबिन डिक्रीज रहा बच्चे में. और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स काउंट अगर कम रहे. थ्रोम्बोसाइट्स कितने रहते हैं? 1.5 lakhs टू 4.5 lakhs तक रहते हैं. अगर 1.5 lakhs के कम हुए प्लेटलेट तो उसको क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. ओके, सीबीसी में हम टाइफाइड पेशेंट के क्या क्या देखेंगे? ल्यूकोसाइट का काउंट नॉर्मल से कम रहेगा, नहीं तो नॉर्मल भी रह सकता है या कम भी रह सकता है. एंड इओसिनोपेनिया, न्यूट्रोफिलिक प्रीडोमिनेंस, एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. ओके, सीबीसी में ये सब दिखने को मिलेगा. देन ब्लड कल्चर. ब्लड कल्चर क्या है? टाइफाइड में गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डायग्नोसिस है. ओके, ब्लड कल्चर से हम बता सकते हैं कि इसमें टाइफाइड है या नहीं है, टाइफाइड के बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट है या नहीं है. ये ब्लड कल्चर क्यों करते हैं हम? टू डिटेक्ट द बैक्टीरिया इन ब्लड सैंपल. ओके, then Vidal test. Titer of at least 1:160 for both O and H is considered positive. Okay. Vidal test क्या डिटेक्ट करती है? IgG and IgM एंटी साल्मोनेला एंटीबॉडीज इन ब्लड. ओके,
आईजीएम और आईजीजी के एंटी साल्मोनेला एंटीबॉडीज ब्लड में प्रेजेंट है या नहीं, विडाल टेस्ट से हमें पता चलता है। ओके, इफ टेस्ट रेंज इज मोर देन 1:160 फॉर एंटीजन ओ एंड एंटीजन एच, देन इट इंडिकेट्स टाइफाइड इन्फेक्शन। अगर इसके अगेंस्ट ओ एंड एच के अगेंस्ट एंटीबॉडीज ब्लड में पेशेंट के प्रेजेंट रहे तो हम क्या बोलेंगे कि विडाल टेस्ट पॉजिटिव है, और वो कितनी रहनी चाहिए, 1:160 के ऊपर। क्लियर है? देन ट्रीटमेंट। ये डायग्नोसिस समझ में आया। कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी करेंगे हम पेशेंट का, ब्लड कल्चर करेंगे, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। ब्लड कल्चर गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको टाइफाइड में। एंड विडाल टेस्ट। ओके, विडाल टेस्ट का ड्रॉबैक क्या है, हम ये 7 डेज के बाद कर सकते हैं। ओके, तो हमें पहले सीबीसी से ही और साइंस एंड सिम्टम से ही बच्चे में टाइफाइड है या नहीं है हम अनुमान लगा सकते हैं, और ये विडाल टेस्ट 7 डेज के बाद कर सकते हैं। ओके, देन ट्रीटमेंट। मोस्ट ऑफ द फीवर कैन बी मैनेज एट होम विथ ओरल एंटीबायोटिक्स। पेशेंट का जनरल कंडीशन देख के हम डिसाइड करते हैं वो घर पे मैनेज हो सकता है या नहीं। अगर घर पे मैनेज हो सकता है तो उसको ओरल एंटीबायोटिक्स देंगे। ओरल एंटीबायोटिक्स कौन से देने हैं ये हम आगे देखेंगे। द चिल्ड्रन विथ persistent vomiting, poor oral intake, severe diarrhea and abdominal distension needs hospitalization. ओके, और किसको हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए ये हम कैसे तय करेंगे। अगर पेशेंट को टाइफाइड के परसिस्टेंट वोमिटिंग रहेगा, पुअर ओरल इंटेक रहेगा, सीवियर डायरिया एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहेगा, तो ये जो सीवियर सब कंडीशन है अगर पेशेंट में दिखेगी हमको तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। ओके, अनकॉम्प्लिकेटेड एंटेरिक फीवर का ट्रीटमेंट हम देखेंगे। हमने जो बोला था मोस्ट ऑफ द फीवर कैन बी मैनेज एट होम विथ ओरल एंटीबायोटिक्स, ये ओरल एंटीबायोटिक्स हम देखेंगे। फर्स्ट है सिफिक्सिम, 20 mg पर केजी पर डे पर ओरल। ओके, इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, सिफिक्सिम क्या है, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है। ओके, और ये हमें घर में हम ये दे सकते हैं। तो ओरल एंटीबायोटिक में फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सिफिक्सिम है। 20 mg पर केजी पर डे पर ओरल हम दे सकते हैं पेशेंट को। देन अजिथ्रोमाइसिन 10 to 20 mg पर केजी पर डे इज अ गुड सेकंड चॉइस एजेंट। फर्स्ट क्या हम देंगे, सिफिक्सिम देंगे। अगर सिफिक्सिम अवेलेबल नहीं है तो हम क्या देख सकते हैं, अजिथ्रोमाइसिन। उसका डोज क्या है, 10 to 20 mg पर केजी पर डे इज अ गुड सेकंड चॉइस एजेंट। एजिथ्रोमाइसिन क्या है, ये माइक्रोलीड का एंटीबायोटिक है। ओके, उसका ड्रग क्लास कौन सा है, माइक्रोलीड है। देन क्लोरामफेनिकोल 50 mg पर केजी पर डे। अगर ये दोनों भी अवेलेबल नहीं है तो हम क्या दे सकते हैं, क्लोरामफेनिकोल 50 mg पर केजी पर डे से। देन एमोक्सिसिलिन एंड कोट्रिमैक्साजोल आर अदर सेकंड लाइन एजेंट। ओके, समझ में आया। सिफिक्सिम फर्स्ट चॉइस है 20 mg पर केजी पर डे से। देन अजिथ्रोमाइसिन 10 mg to 20 mg पर केजी पर डे, ये सेकंड चॉइस एजेंट है। देन क्लोरामफेनिकोल, एमोक्सिसिलिन एंड कोट्रिमैक्साजोल आर सेकंड लाइन एजेंट। ओके, अगर कॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड फीवर रहा, कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या देखा था हमने, पेयर्स पैचेस से ब्लीडिंग देखा था, परफोरेशन देखा था, डेलिरियम, कोमा, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये सब हमने कॉम्प्लिकेशन देखे थे। अगर ये सब साइंस पेशेंट में मौजूद है और पेशेंट को परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रही है, पुअर ओरल इंटेक है उसका, सीवियर डायरिया है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो हम उसको हॉस्पिटलाइज करके आईवी एंटीबायोटिक दे सकते हैं। उसमें फर्स्ट क्या है, सेफ्ट्रेक्सोन है 100 mg पर केजी पर डे आईवी, एंड सिफोटेक्सिम 200 mg पर केजी पर डे। ओके, ये थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। ओके, ये ड्रग ऑफ चॉइस है टाइफाइड में।
पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन एनसिफेलोस्पोरिन एलर्जी, अगर पेशेंट में पेनिसिलिन एनसिफेलोस्पोरिन की एलर्जी रहेगी तो हम क्या देंगे, क्लोराम्फेनिकोल इन हायर देन यूजुअल डोसेज एंड कोट्रिमैक्साजोल इन हायर देन यूजुअल डोसेज आर यूज्ड एज अ सेकंड लाइन एजेंट। अगर पेशेंट में पेनिसिलिन एनसिफेलोस्पोरिन की एलर्जी है तो हम क्लोराम्फेनिकोल देंगे, कोट्रिमैक्साजोल देंगे, ये सेकंड लाइन एजेंट है टाइफाइड में। और फर्स्ट चॉइस क्या बताई हमने, सेफ्ट्रेक्सोन एंड सेफेटाइजिन। इसका ये डोज हमें याद में रखना है। और ये जो ओरल एंटीबायोटिक्स बताए हमने, ये भी इसका डोज हमें याद में रखना है। ओके, ये डेली ओपीडी और आईपीडी बेसिस में बहुत हमें यूज में आता है। देन oral intake has improved and complication resolved thereafter oral cefixime to complete a total duration of 14 days। ओके, ओरल इनटेक अगर पेशेंट का इंप्रूव हो गया है, उसकी जनरल कंडीशन अगर इंप्रूव हो गई है, कॉम्प्लिकेशन उसके कम हो गए हैं, तो हम क्या देंगे उसको, बाद में ओरल सिफिक्सिम पे उसको शिफ्ट करेंगे। ओके, आईवी ये सब लगाने के बाद 7 डेज का ट्रीटमेंट होने के बाद हम क्या करेंगे, अगर पेशेंट अच्छा हो गया है, उसकी जनरल कंडीशन अच्छी हो गई है, तो हम एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज उसको क्या देंगे, ओरल सिफिक्सिम पे शिफ्ट कर देंगे और उसको 14 दिनों के लिए सिफिक्सिम शुरू करेंगे। सिफिक्सिम का डोज क्या हमने देखा था, 20 mg पर केजी पर डे ओरल। ओके, or other oral drugs that may be used for switch over therapy include azithromycin, cotrimoxazole and amoxicillin। अगर सिफिक्सिम नहीं है अवेलेबल तो हम क्या दे सकते हैं, अजिथ्रोमाइसिन, कोट्रिमेजोल एंड एमोक्सिसिलिन। ओके, फिर से एक बार देखेंगे, ओरल इंटेक हैज इम्प्रूव एंड कॉम्प्लिकेशन रिजॉल्व देयर आफ्टर ओरल सिफिक्सिम टू कंप्लीट अ टोटल ड्यूरेशन ऑफ 14 days। Other oral drugs that may be used for switch over the therapy include azithromycin, cotrimoxazole and amoxicillin। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिवेंशन। ओके, हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इम्प्रूविंग द हाइजीन एंड सैनिटेशन, प्रॉपर हैंड वॉशिंग हमें पेशेंट को बताना है। ओके, और फास्ट फूड, रोड साइड फूड हम पेशेंट को एडवाइस नहीं करेंगे, उससे बचने को कहेंगे। ओके, इंप्रूविंग हाइजीन एंड सैनिटेशन। वैक्सीनेशन, 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन अवेलेबल, टाइफाइड के 2 प्रकार के वैक्सीन अवेलेबल है। एक है टाइफाइड पॉलीसेकेराइड वैक्सीन एंड सेकंड है टाइफाइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। प्रेफर्ड वैक्सीन है ये टाइफाइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन जो है उसको टीसीवी बोलते हैं। ये हम ओपीडी में पेशेंट को देते हैं। ये प्रेफर्ड वैक्सीन है सबका। टाइफाइड टीसीवी का रूट क्या है, इंट्रामस्कुलर एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। ओके, इंट्रामस्कुलर देते हैं ये वैक्सीन एंड एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पेशेंट के देते हैं। डोज कितना है, 0.5 ml। और ये टाइफाइड का जो वैक्सीन है वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है। वो शेड्यूल क्या है, और शेड्यूल में आईआईपी के अनुसार हम शेड्यूल बताने वाले हैं। आईआईपी के अनुसार क्या है शेड्यूल उसका, 1 डोज एट 9 to 12 months ऑफ द एज हमें पेशेंट को देना है। बच्चा 9 से 12 मंथ के बीच में रहेगा तो उसको हम टीसीवी का वैक्सीन दे सकते हैं। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अवेलेबल नहीं है, आईआईपी शेड्यूल में ये इंक्लूड है। ओके, एंड सेकंड डोज, बूस्टर डोज कब देंगे हम, एट 2 year ऑफ एज। ओके, फिर से एक बार देखेंगे, प्रिवेंशन में क्या देखा है हमने, इंप्रूविंग हाइजीन एंड सैनिटेशन। वैक्सीनेशन, 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन, टाइफाइड पॉलीसेकेराइड वैक्सीन एंड टाइफाइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, ये प्रेफर्ड वैक्सीन है। ओके, टीसीवी प्रेफर्ड वैक्सीन है। रूट क्या है उसका, इंट्रामस्कुलर एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। डोज कितना है, 0.5 ml। शेड्यूल आईपी के अनुसार 1 डोज एट 9 to 12 months एंड 1 बूस्टर एट 2 years ऑफ एज। देखो, प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड हम कैसे पेशेंट को एडवाइस करेंगे,
wash your hand, drink boiled water, clean fruits and vegetable, and get vaccinated.